जब हम पेशेंट को टेबल में लेते हैं तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन बात, हम्म। कुछ पेशेंट इतने स्ट्रेस में आ जाते हो हम हमारा हाथ ही नहीं छोड़ते। प्यार से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आने वाला है, जी, उसके पहले की कुछ तैयारियां रहती होंगी। बेहोशी के टाइम पे ऐसा ना हो कि एनेस्थीसिया मशीन वर्क नहीं कर रही। ये सब चीजें हमारी चेक चेक रीचेक ये हमारा पहले ही होता है। इस पर्सन का ऑपरेशन होना नेक्स्ट डे। आज आप शाम को 7 बजे एक मील ले लेना और उसके बाद आपको खाना नहीं खाना है। जी। इसका क्या होता है सिस्टम? पेशेंट बहुत ऐसी हालत में है कि कम्युनिकेट करते हैं, तो मरीज को भी वो सब चीजें एक्सप्लेन की जाती है कि आप एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अगर वो तैयार हैं, वो अपना कंसेंट देते हैं। पेशेंट है वो ओटी में जाता है, उसे सराउंड कर लेती है पूरी ओटी में जो टीम खड़ी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम्म। एनेस्थेटिस्ट है, एक हमारा टेक्नीशियन है, हर इंसान अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है। आप लोग पेशेंट से ये भी कहते हैं ना नॉर्मली, नो लिपस्टिक, नो हीना, नो नेल पेंट। जी। व्हाई सो? ये सर्जरी है और वो 12, 15, 18 घंटे चल रही है, उसको कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? कई सर्जरीज होती हैं जो कि बहुत लंबी चली। एक पर्सन की सर्जरी हुई और देखिए उसके अंदर ये सीजर्स हैं, ये ब्लेड उसके अंदर रह गया। उसको हम लाते हैं, जहाँ की सर्जरी हुई उस जगह पे डाल के वहाँ चेक करते हैं। जो फिजिकल सिम्टम्स वो अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने चैट जीपीटी से ही पूछ लिया कि हमें क्या डिजीज है। वो उनको गूगल डॉक्टर इसलिए घर बैठ के गूगल वाले डॉक्टर से ना पूछे, एक आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है। और जो सर्जन है, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ, अगर इन्हीं कंडीशन के बीच में कोई पैनिकराइज हो जाए तब क्या करते हैं? एवरी सेकंड जो होता है वो एक क्रिटिकल होता है। हमारा मरीज सो रहा है, वो नहीं बता सकता कि हमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है या नहीं। तो उसका वेव फॉर्म जो है वो डॉक्टर हमारा एनेस्थीसिया वाले जो होते हैं वो पूरा चेक करते हैं। इसमें क्या होता है कि ओटी में एक पेशेंट है ओटी टेबल पर और रोबोट्स हैं और डॉक्टर या स्टाफ नहीं है, कैसा होता है? ऐसा कभी भी नहीं होता कि रोबोट सर्जरी कैसे खुद से करेगा, इसके अंदर क्या सिस्टम है या सॉफ्टवेयर डला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारे साथ हैं नर्सिंग ऑफिसर हरप्रीत कौर जी और वो हमें बताने जा रही हैं क्या क्या कुछ होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। एक पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में आने वाला है, जी, उसके पहले की कुछ तैयारियां रहती होंगी आपकी। जी हाँ, जरूर रहती हैं। हमारा जो रोल होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव जब हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लेने पहले, उससे पहले हमें आकर अपना पूरा ओटी को तैयार करना होता है। ओटी हमारी पूरी एक क्लीन हो, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट रहे। हमारे जो भी इस सर्जरी के लिए जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिन चीज़ों की, जैसे इंस्ट्रूमेंट जिनको औजार कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टेराइल रहने चाहिए। स्टेराइल मतलब कीटाणु रहित। अच्छा, मतलब उसे सिंपल क्लीनिंग नहीं करेंगे? नहीं जी, वॉश कर दिया और वो तैयार है? नहीं, वो स्टेराइल होते हैं। एक उच्च टेम्परेचर पे जाके उनको स्टीम किया जाता है, फिर वो भाप निकाली जाती है जिसको ऑटोक्लेविंग कहते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर ऑटोक्लेव होके हमें मिलते हैं। फिर हमें उसको इंडिकेटर्स को चेक करने होता है कि वो प्रॉपर स्टेराइल है या नहीं। वो हमारे सेट पूरे स्टेराइल रहने चाहिए। जिन जिन उपकरणों की जरूरत है, जो मशीन्स की हमें रिक्वायरमेंट है, वो वर्किंग कंडीशंस में है या नहीं, ये सब हम मरीज लेने से पहले चेक करते हैं। क्योंकि आपके पास फिर मार्जिन नहीं है कि पेशेंट अंदर आ गया है तो वो एक बड़ा काम होने जा रहा है। बड़ा काम, क्योंकि एक पेशेंट अपने आप को हम पे सरेंडर कर रहा है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो उसके लिए करना है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म से पेशेंट सेफ्टी हमारे लिए सबसे जरूरी होती है। तो इसलिए जब हम पेशेंट लेते हैं तो उससे पहले हमें पूरी तैयारी करनी है। हमारी एनेस्थीसिया मशीन ठीक है, बेहोशी के टाइम पे ऐसा ना हो कि एनेस्थीसिया मशीन वर्क नहीं कर रही। तो ये सब चीजें हमारी चेक चेक रीचेक ये हमारा पहले ही होता है। ठीक है जी। और माना कि अब वो टाइम है जब एक पेशेंट एंट्री कर रहा है स्ट्रेचर पर जी, और ऑपरेशन होना है, वो मोमेंट है और उधर से आप लोग सब टीम में तैयार खड़े हैं। जी। वो एंट्री कैसे होती है?
पेशेंट की एंट्री से पहले भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं। जब हम मरीज को लेने जाते हैं ओटी के लिए, तो हम सबसे पहले पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करते हैं। उस आइडेंटिटी को हम पेशेंट से हम फाइल में चेक करेंगे। पेशेंट का नाम क्या है, आपके डॉक्टर का नाम क्या है, क्या सर्जरी होनी है, किस साइड की होनी है, राइट और लेफ्ट, लाइक किडनी है, राइट है किडनी, लेफ्ट किडनी, किसी भी हमारी आर्म की कहीं फ्रैक्चर है, राइट आर्म, मतलब हमें उससे साइड पूरी पूछनी होती है। एक डॉक्टर के 2 मरीज एक सेम नाम के होते हैं और कई बार सर्जरी भी सेम होनी होती है। ठीक है, तो हम पेशेंट से, जैसे हम पेशेंट के पास गए, मान लीजिए हमने दूसरे मरीज की फाइल उठा ली, तो हम पूछेंगे आपका नाम क्या है, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, आपके हस्बैंड का नाम और फादर का नाम क्या है, फिर उनकी आधार कार्ड की जो होती है वो हमारी फाइल में डेमोग्राफिक जो है वो होती है, साथ में लगी होती है, हम उससे रीचेक करते हैं। फिर उसको पेशेंट को ले, उससे पहले हाँ एक चीज और, पेशेंट आपने कब खाया। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है कि जिस पर्सन का ऑपरेशन होना नेक्स्ट डे, तो डॉक्टर उसे बोल देते हैं कि आज आप शाम को 7 बजे एक मील ले लेना और उसके बाद आपको खाना नहीं खाना है, और इवन कुछ ऐसा भी नहीं है, रहता है ना कि पानी भी नहीं पीना। इसका क्या होता है सिस्टम, ऐसा क्यों? वो भी पेशेंट की सेफ्टी के लिए होता है। बताएं। क्योंकि इसका कारण ये होता है कि हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देने वाले हैं। जब एनेस्थेटिक बेहोशी देता है तो एक गले में ट्यूब डालते हैं जो कि फेरिंग्स में डालते हैं। अच्छा। तो कई बार क्या होता है, वो एस्पिरेशन से बचने के लिए हमें स्टमक बिल्कुल खाली चाहिए होता है, कंटेंट्स कुछ नहीं होने मतलब चाहिए। स्टमक से कुछ वापस ना आ जाए। जी, वापस आके लंग्स में पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए। तो इसलिए हम उसको पूरा एम्प्टी स्टमक रखते हैं। पानी भी नहीं पीना होता एक टाइम। पानी भी रिवर्स हो सकता है। हाँ, पानी भी रिवर्स, लेकिन आजकल थोड़ा सा है कि लिक्विड्स को हमने वो कर दिया, लेकिन उसके लिए भी 2-3 घंटे, जैसे आप लिक्विड है तो तब तक वो वॉश आउट हो जाता है तो वो कर दिया जाता है, लेकिन फास्टिंग होना जरूरी होता है। ठीक है। एंड फिर डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, कंसेंट, ठीक है, पेशेंट की रजामंदी, उसके अटेंडेंट्स की रजामंदी उस सर्जरी के लिए है या नहीं, बेहोशी, एनेस्थीसिया कंसेंट एंड सर्जिकल कंसेंट, ये होना जरूरी है। तो जब कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट बहुत ऐसी हालत में है कि रिस्क रहेगा ऑपरेशन में, तो फिर उसे डॉक्टर्स अपनी तरफ से कैसे पेशेंट के फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं? उसे हाई रिस्क कहा जाता है। कई मरीज बहुत हाई रिस्क आते हैं, ठीक है, जिनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस एंड कोमोर्बिडिटीज होती हैं। उस केस में क्या किया जाता है, एनेस्थेटिस्ट पहले तो इवैल्यूएट करेगा कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, हम उसको ओटी के लिए ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर हम उसको ले सकते हैं, लेकिन उस दौरान भी, सर्जरी के दौरान हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती है, और सर्जन भी इस चीज को एसेस करता है कि सर्जरी के टाइम हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है ऐसे मरीज के साथ। उस केस में क्या होता है, लेकिन सर्जरी करनी जरूरी है। पेशेंट के अटेंडेंट को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाता है। अगर पेशेंट समझने की अवस्था में है तो मरीज को भी वो सब चीजें एक्सप्लेन की जाती है कि आप एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और आपके साथ ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर वो तैयार हैं, वो अपना कंसेंट देते हैं, तभी सर्जरी के लिए उस मरीज को लिया जाता है। और नॉर्मली ऐसा होता है ना कि एक पेशेंट है वो ओटी में जाता है और उसे सराउंड कर लेती है पूरी ओटी में जो टीम खड़ी होती है, तो ये सब लोग क्या रोल्स प्ले कर रहे होते हैं वहां पर? ओटी में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे एनेस्थेटिस्ट है, एक हमारा टेक्नीशियन है, हर इंसान अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है। सबसे पहले जैसे ही पेशेंट आता है, उस पेशेंट से हर इंसान नाम जरूर पूछेगा। ये कंफर्मेशन हम पेशेंट को पहले बता के भी रखते हैं, आपको इस चीज से घबराना नहीं है, ये बार बार पूछा जाएगा। ये पेशेंट की सेफ्टी, एक WHO की सेफ्टी चेकलिस्ट है जिसको हम प्रॉपरली, एक प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम पूरी तरह से वो निभाते हैं। मतलब अगर ओटी में पर्सन है, उससे रिलेटेड 5 to 10 टास्क वहां पर होने वाले हैं, जिसे नॉर्मली पर्सन कहते हैं कि एक ऑपरेशन होना है जी, लेकिन क्योंकि अलग अलग वहां पर 10 पर्सन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में है, तो उन्हें अपने अपने लेवल पे कंफर्म करना ये उनके लिए जरूरी है। जी जी, और वो
ऐसा नहीं होता, एक प्रॉपर अनाउंसमेंट से होता है। ऐसा नहीं कि हर एक बंदा बार बार आके पूछेगा, ठीक है। वो सब उसको वेरीफाई करने के लिए एक अनाउंसिंग सिस्टम होता है कि जैसे आपने पेशेंट का नाम ये, फिर पेशेंट से रिकन्फर्म किया, तो वो अनाउंसिंग सिस्टम होता है। क्योंकि क्या होता है, पेशेंट जो ओटी में आया है वो वैसे एक ऑपरेशन का नाम ही घबराने वाला होता है। चाहे वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल, मुझे लगता है कि हम भी अगर टेबल पे जाएंगे, शायद हमारे साथ भी उस टाइम पेशेंट को टैकीकार्डिया होना, ठीक है, थोड़ी घबराहट होना, एंजाइटी बढ़ जाना एक नॉर्मल होता है। और पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स करना, काम डाउन करना, इमोशनल सपोर्ट देना, वो भी हमारा ही काम होता है। कैसे करते हैं आप उसे? उसके लिए क्या किया जाता है, जब हम पेशेंट को टेबल में लेते हैं तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन, बात करना, कैसे हैं आप, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं। हालांकि आपका इन क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, तो पेशेंट को काम करने के लिए वो ऐसा रहता है कि जो फैमिली मेंबर्स आप ओटी के बाहर छोड़ आए हैं, जी जी, तो अब कुछ हैं आपके अपने जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पेशेंट इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम हमारा हाथ ही नहीं छोड़ते। अच्छा तो ठीक है, आप पकड़ के रखिए। उससे क्या होता है कि वो उनका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, थोड़ी देर पे वो काम डाउन हो जाता है, फिर वो बेहोश हो जाते हैं, तो फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। मतलब प्यार से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्यार से हैंडल करते हैं और फिर काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। और जनरली ओटी में टेम्परेचर जो होता है वो काफी कम रखा जाता है, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ग्रो हो, ठीक है। एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए ओटी का टेम्परेचर लो रखा जाता है, पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो उसमें तो आप लोगों का भी स्ट्रगल होता होगा। हाँ, हम लोगों का भी होता है कि लो हम पेशेंट को तो प्रॉपर वार्म करके रखते हैं। उसके लिए हम वार्मिंग ब्लैंकेट्स पेशेंट को लगा के रखते हैं, और एक टेम्परेचर प्रॉप जो होती है उसके मुंह में डाली जाती है। अच्छा। जो कि उसका टेम्परेचर मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा होता है, ताकि उसका वो, क्योंकि हम वार्मर्स लगाते हैं तो कहीं हाई टेम्परेचर ना हो जाए। पेशेंट का टेम्परेचर मॉनिटर होता है। हम लोग ओटी लाइट्स के नीचे काम करते हैं और हमने सर्जिकल स्क्रब्स पहने होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि काम करते वक्त आप शायद हम उसके आदी भी हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि थोड़ा ठंड तो लगती है, लेकिन हम लोग उस एनवायरनमेंट में ढल चुके हैं। और आप लोग पेशेंट से ये भी कहते हैं ना नॉर्मली, नो लिपस्टिक, नो हीना, नो नेल पेंट। व्हाई सो? एक्चुअल में हमें पेशेंट की जनरल अपीयरेंस चाहिए होती है। अगर वो नेल्स में नेल पेंट लगा के रखेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर लगाना है, वो रीड नहीं करेगा। और इन केस उसको हाइपोक्सिया हो रहा है, सैचुरेशन कम हो रही है, उस केस में नेल्स ब्लू होते हैं जो कि हमें विजुअली दिखेंगे नहीं। लिप्स ब्लू हो रहे हैं, उसका डिस्कलरेशन हो रहा है, वो हमें उसमें नहीं दिखते। तो हीना, लिपस्टिक, नेल पेंट, ये सब मना की जाती है प्री ऑप में ही। मतलब अगर किसी को लगी भी है, इवन प्री ऑप में हमने एक नेल पेंट रिमूवर की बॉटल रखी होती है, तो उसको पहले से ही हटा के भेजा जाता है। सो हम लोग देखते हैं कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी में जेंडर एक बड़ी बात है, डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। हमारी सोसाइटी में रिलीजन भी एक बड़ी बात है। ऑपरेशन थिएटर में होते हैं ये जेंडर और रिलीजन? जी नहीं। जी नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं। इवन मुझे लगता है कि हमारे सामने वो एक जेंडर रिलीजन कुछ नहीं है, एक मरीज है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, कोई भी है, तो हम उसके ऐसा कुछ जेंडर एंड रिलीजन, कोई भी ऐसी चीज नहीं की जाती जिसके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ओटी में। कई बार ऐसा भी रहता होगा कि एक सर्जरी है और वो 12, 15, 18 घंटे चल रही है जी, तो डेफिनेटली थक जाते होंगे आप फिजिकली या मेंटली, तो फिर उसको कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? कई सर्जरीज होती हैं जो कि बहुत लंबी चलती हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट 14-15 घंटे। ऐसे केसेस में ब्रेक्स भी होते हैं, जिसे हमें एक अलग दूसरा आके हैंड ओवर लेता है हमसे, हम उसको प्रॉपर हैंड ओवर देके बीच में रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, थोड़े टाइम का ब्रेक ले लेना। और अगर कई बार नहीं भी ले पाते तो उस टाइम पे फिर थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लेना, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करना, थोड़ा सा पैर वैर चला लेना, तो ऐसा किया जाता है।
सो मैम, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में होता है, लिखा होता है कि एक पर्सन की सर्जरी हुई और देखिए उसके अंदर ये सीजर्स हैं, ये ब्लेड उसके अंदर रह गया, तो बताइए उसके बारे में। एक्चुअल में आप सही कह रहे हैं। तो उस केस में देखिए, जो हम ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, इसको इंट्राऑपरेटिव कह लेते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, जो स्क्रब हैं, ठीक है, ओटी में एक स्क्रब नर्स होती है, एक सर्कुलेटरी नर्स होती है, ठीक है। तो जब भी हम कोई सर्जरी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो भी हमारे काउंट्स होते हैं, जैसे स्पंजेस खुलते हैं, गॉज खुलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नीडल्स तो बाद में ही यूज होती हैं, लेकिन जब सर्जरी से पहले जो भी काउंट्स हम खोलते हैं, उसको हम चेक करते हैं, डबल चेक। एक बार मैं मतलब उसको हम एक बार 2 बार चेक करते हैं, और जो हमारे सर्कुलेटरी में वो भी चेक करती है। काउंट्स में जैसे चेक किया, हमारे इतने काउंट्स हैं, और उस काउंट्स को हम अपने जो डिस्प्ले बोर्ड है उसमें लिखवा दिया जाता है। अगर मान लीजिए सर्जरी बहुत लंबी चले, तो हमें दोबारा किसी को हैंड ओवर भी देना है, तो हमारे काउंट्स की करेक्शन जो होती है वो प्रॉपर रहनी चाहिए, ठीक है। तो उस काउंट्स को सर्जरी के बाद, ऑपरेशन खत्म होने से पहले, जैसे एब्डोमेन खुला हुआ है, एब्डोमेन बंद होने से पहले वो पूरे काउंट्स का दोबारा से चेकिंग होती है, ठीक है। बंद करने के बाद चेक करेंगे तो अंदर रह गया, ठीक है। बंद करने से पहले वो काउंट्स पूरे लगा दिए जाते हैं। अच्छा, अज्यूम कीजिए कि सर्जिकल टूल्स आप संभाल रही हैं और एक सर्जरी चल रही थी और आपके पास 12 टूल्स थे, अभी 11 आपको मिले हैं और डॉक्टर अनाउंस कर रहे हैं कि अब हम स्टिचेस लगा रहे हैं, तो आप अपने रोल को उस समय कैसे लेंगे? उस समय हमें बहुत रिजिड रहना पड़ता है, हम डॉक्टर को बंद नहीं करने देते, ठीक है। जब तक हमारा वो काउंट हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम उनको बंद नहीं करने देते। इन केस हम पूरा ढूंढते हैं, कई बार कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गिर भी जाता है फील्ड में, पहले उसको वहां देखा जाता है। इन केस नहीं भी मिल रहा, ऐसे केस में क्या होती है, सीआम मशीन, जिनको एक्सरे मशीन कहते हैं, अच्छा, उसको हम लाते हैं, जहाँ की सर्जरी हुई उस जगह पे डाल के वहां चेक करते हैं कहीं वो अंदर तो नहीं रह गया, ठीक है। तो मतलब आपकी कोशिश रहती है पूरी तरह कोशिश से? नहीं, ये हमारा पक्का ही होता है, इसको अच्छा। कोशिश नहीं कहते, इसको डेफिनेटली कहा किया जाता है कि जब तक वो काउंट्स कंप्लीशन नहीं होता तब तक वो बंद नहीं करने किया जाता। जी। आजकल कुछ ऐसा भी हो गया है ना कि लोग अपने घर पर बैठे हैं और चैट जीपीटी पर गए और जो फिजिकल सिम्टम्स वो अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने चैट जीपीटी से ही पूछ लिया कि हमें क्या डिजीज है जी। क्या सलाह देते हैं आप? हाँ, वो उनको गूगल डॉक्टर से वो लेते हैं। अच्छा। पर ऐसा नहीं करना। क्या होता है कि लोग सोचते हैं अपने सिम्टम्स डालें, ठीक है। तो मान लीजिए उनको कोई भी प्रॉब्लम है, उन्होंने सिम्टम डाले, उन्होंने एक बीमारी मिल गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई डिजीजेस, उनके बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगा, प्रॉपर उसके टेस्ट नहीं होंगे, स्कैन्स नहीं होंगे, तो कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि मेरे को ये बीमारी है। इसलिए घर बैठ के गूगल वाले डॉक्टर से ना पूछ के एक आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है। जी। और ऑपरेशन थिएटर में जो इतना सब स्टाफ रहता है, इनके जो रोल्स डिवाइडेड होते हैं अलग अलग, उनके बारे में बताइए आप। जी, ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया वाला जो एनेस्थेटिस्ट टेक्नीशियन होता है, वो एनेस्थेटिस्ट की पूरी मदद करता है। उस जैसे मेडिसिन देना, उनको बनवाना, पेशेंट को एंडोट्रेकियल ट्यूब डलवाना जिसके थ्रू बेहोशी जाती है, वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है, पेशेंट की पोजीशन करवाना, स्क्रब नर्स अपना डॉक्टर के साथ स्क्रब है, उनका काम होता है कि डॉक्टर को फैसिलिटेट करना, जो भी रिक्वायरमेंट है डॉक्टर जी वो सब पहुंचाना, वो उनको देना, ठीक है।
वो ऐसा तनाव वाला माहौल होता है कि उस टाइम पे अगर हम कहेंगे हमारे पास ये चीज नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो एक सर्जन के मेंटल प्रेशर तो रहेगा, आप और स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक्चुअल में सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो एकदम से हो सकती है, ठीक है। उस सब चीजों के लिए हमें पहले से ही तैयार होना होता है। और जो सर्जन है, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बाकी जो टीम है वो उन्हें सब कुछ बैलेंस करने में मदद कर रही होती है। और अगर इन्हीं कंडीशन के बीच में कोई पैनिक राइज हो जाए, कुछ पैरामीटर्स फॉल होने शुरू करें, तब क्या करते हैं आप? हाँ, वही उस टाइम पे अपने आप को आपको इतना एफिशिएंट होना है, ठीक है। आपको एक स्टेप फॉरवर्ड सोच के चलना है, ठीक है। अब हमारे पास ये कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो अब हमें उस चीज में क्या रिक्वायरमेंट है, उस टाइम पे हमारी कम्युनिकेशन जो कि बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। हमें जो सामान की जरूरत है हमें एकदम से चाहिए, तो उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। जिन चीजों की जरूरत है वो हमारे पास एकदम तैयार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास उस टाइम पे ये चीज नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ह्यूमन लाइफ है जिसको बचाने के लिए हम वहां पे खड़े हैं। और इसी को मतलब ओटी में अगर हम काम कर रहे हैं, एक हाई स्किल काम कर रहे हैं, और उस टाइम पे जो हमारा टाइम है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब एवरी सेकेंड जो होता है वो एक क्रिटिकल होता है। उस समय पे आपको अपने स्ट्रेस को वो करके उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, वही हमारी सबसे बड़ी चैलेंज होता है। उस चैलेंजेस को हम कैसे फेस करते हैं। तो मैम जो एनेस्थेटिक होते हैं उन्हें जब वो एनेस्थेशिया दे देते हैं पेशेंट को, तो आप लोगों को कैसे क्लियर होता है कि अब पेशेंट जो है वो एनेस्थेशिया में जा चुका है? जो हमारे एनेस्थेटिस्ट होते हैं उनका काम ये होता है कि वो जो होते हैं मॉनिटर में पूरा डिस्प्ले आ रहा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ पेशेंट जो होते हैं कई बार सर्जरी के टाइम कई बार थोड़ा आउट हो रहे होते हैं, तो वो हमारा मरीज सो रहा है, वो नहीं बता सकता कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है या नहीं। उस टाइम पे जो पैरामीटर्स हैं वो सब मॉनिटर पे डिस्प्ले होते हैं। पैरामीटर मींस बीपी, हार्ट बीट, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, और पेशेंट का जो उसको हम सेडेशन स्केल कहते हैं, जो रिलैक्सेंट स्केल, अच्छा, जो पेशेंट को हमने रिलैक्स किया हुआ है वो भी डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है। तो उसका वेव फॉर्म जो है वो डॉक्टर हमारा एनेस्थीसिया वाले जो होते हैं वो पूरा चेक करते हैं। अगर उस वेव फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है कि पेशेंट को और रिक्वायरमेंट है रिलैक्सेंट देने के लिए, सेडेशन देने के लिए, तो वो अपनी ड्यूटी बखूबी उस टाइम पे निभाते हैं। तो मतलब इसकी मदद से ये सिचुएशन राइज नहीं होगी कि ऑपरेशन चल रहा है और एक पेशेंट की नींद खुल गई। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। ओटी की आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई जी, और वहां से यहाँ तक आते आपने क्या चेंजेस देखे हैं ओटी में? जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे ज्यादातर ओपन सर्जरीज का ही टाइम था। जो भी सर्जरीज हैं वो ज्यादातर ओपन टेक्निक से की जाती है, प्रॉपर कट लगाकर। हाँ जी, कट लगा के। उसके बाद उसको रिप्लेस किया लेप्रोस्कोपी सर्जरी में। तो लेप्रोस्कोपी सर्जरीज में क्या होता था कि छोटे छोटे की होल्स किए जाते थे, ठीक है। उसी के थ्रू एक कैमरा जो कि 10 mm और 5 mm का है वो गया, उतने ही 5 mm की ट्रोकार गए, उसी के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स गए। उन्हीं इंस्ट्रूमेंट से सर्जन जो है भी बाहर आ जाए, सर्जन सर्जरी करते थे। हाँ, मतलब जो आपने मान लीजिए गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई, अपेंडिक्स की हुई, उसी छोटे इंसिशन से या उससे थोड़ा सा और डायलेट करके वो ऑर्गन, वो जो है हमारा पार्ट, वो निकाल लिया जाता था, निकालने लग गए। तो ओपन से हम लेप्रोस्कोपी में आए, अब लेप्रोस्कोपी से हम रोबोटिक सर्जरीज में आए। इसमें क्या होता है कि ओटी में एक पेशेंट है ओटी टेबल पर और रोबोट्स हैं और डॉक्टर या स्टाफ नहीं है, कैसा होता है? ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शंस हैं कि सर्जरी जो है वो रोबोट करता है। हमारे पास इवन रोबोटिक सर्जरी के लिए जो भी मरीज आते हैं तो उनको भी ये लगता है
कि रोबोट सर्जरी कैसे खुद से करेगा, इसके अंदर क्या सिस्टम है या सॉफ्टवेयर डला हुआ है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है, रोबोट भी एक टूल है, ठीक है, जिसे कि सर्जन ही चला रहा है। लेप्रोस्कोपी में जो सर्जन है वो पेशेंट के बेड साइड खड़े होकर सर्जरी कर रहा है। अच्छा। ठीक है, वो अपने हाथों से सर्जरी कर रहे हैं। कि रोबोट को क्या होता है, मरीज के साथ डॉक कर दिया जाता है। डॉक मतलब डॉक के अटैच कर देना, Okay. ठीक है, अटैच कर दिया, उसी के थ्रू कैमरा इंस्ट्रूमेंट्स गए। अच्छा। ठीक है, जो सर्जन है एक कंसोल होता है, कंसोल एरिया, कंसोल है जिसमें मॉनिटर है और उस मॉनिटर में उस सर्जन को 3D दिख रहा है। अच्छा। ठीक है, उनका मैग्निफिकेशन जो है 15 to 20 टाइम्स ज्यादा है। फिर तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। उसमें क्या है कि इतना अच्छा विजुअलाइजेशन होता है और जो वो सर्जरी कर रहे हैं वो अपने हाथों से, लाइक जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं जॉयस्टिक से कर रहे हैं, वैसे ही वो अपने हाथों से बैठ के सर्जरी कर रहे हैं और मॉनिटर जो है वो उनके सामने है। बच्चों को ऐसी और कौन सी चीज अपने स्कूल सिलेबस में ऐड ऑन करनी चाहिए या स्कूल करिकुलम में बच्चों को क्या ऐसा क्लियरली पढ़ना चाहिए जो उनकी फिटनेस को मेंटेन करे? जी, डाइट, डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये जो एक अलग पार्ट आ जाता है कि डाइटिशियन, अगर उसे ही एक अच्छे लेसन के तौर पर ऐड कर दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। बेसिकली बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, उनकी हमारी बॉडी को क्यों जरूरत है, कितनी जरूरत है। ज्यादातर हम देखते हैं कि सबका 1 या 2 बच्चे हैं, तो उस केस में क्या होते हैं, एक बच्चे जो होते हैं पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं और पेरेंट, वो जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि ठीक है हम उसको दे देते हैं। आज बर्गर मांगा तो बर्गर ले दिया, मैगी कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा, चलो कुछ तो खा रहा है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि उसको वो खिला के आप उसकी हेल्थ और खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो बचपन से ही एक प्रॉपर डाइट की जो जरूरतें हैं हमारी बॉडी को वो जरूर देनी चाहिए, जिससे क्या आप उसकी फिटनेस खराब हो गई, ओबेसिटी बढ़े जा रही है। और आप ये देखते हैं कि आजकल जो है, पहले बच्चे बाहर खेलते थे, अभी क्या है, बच्चे जो है वीडियो गेमर्स बन गए। उनको कंप्यूटर में बैठ के गेमिंग करना ये ज्यादा पसंद है, ताकि उस आउटडोर की जगह इंडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। फिजिकल एजुकेशन जो कि पहले के समय में चैप्टर्स जो हमारे बचपन में होते थे वो अभी नहीं है, जो हर क्लास में होने जरूरी है। जी, ठीक है। और खेलना कूदना ये किस लिए जरूरी है, हमारे शरीर के, हमारे विकास के लिए ही जरूरी है। तो ये भी जरूर होना चाहिए। मैम मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बट हमने जो सिलेबस पढ़ा है उसमें हमें ये कहीं क्लियर नहीं होता है कि घर में अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी तबीयत अभी इन दिनों में कुछ ठीक नहीं रह रही है, लेकिन कब उस पर्सन को लेकर के हॉस्पिटल इमरजेंसी में मूव करना है, तो उसके लिए कुछ बताइए आप। देखिए, एक पेशेंट जो है, कई बार मरीज जो है अपने मुंह से बताता है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे ले चलो। मान लीजिए वो उस अवस्था में ही नहीं है कि वो बता सके, उस केस में क्या करना है, अगर मान लीजिए आपके पास घर में बीपी चेक करने की मशीन है, शुगर चेक करने की मशीन है और आप वो देख सकते हैं, तो आप उसको चेक करिए। अगर आपको लग रहा है कि वो पैरामीटर्स नॉर्मल नहीं है तो आप इमीडिएटली रश कीजिए। पैरामीटर्स में क्या क्या फॉलो किया जाता है? जैसे ब्लड प्रेशर, अगर मान लीजिए आपने बीपी चेक किया, ठीक है, अगर उसका 70-40 आ रहा है तो वो पेशेंट हाइपोटेंशन में जा रहा है, वो घर पे ही उसको अरेस्ट हो जाएगा। आपको उस केस में जल्दी से रश करना होगा। सैचुरेशन प्रोब लगाई, एक नॉर्मल सैचुरेशन जो होती है वो 100 होती है, 95 to 100 चल रही है तो नॉर्मल है। अगर किसी की वो 80-85 तक जा रही है तो इसका मतलब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो हाइपोक्सिया की कंडीशन में जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि ऑक्सीमीटर लगाया जाए और नॉर्मल रीडिंग जो 100 होती है उसकी बजाय अगर 85 या नीचे जा रही है तो तुरंत जाना ही है हॉस्पिटल। जी, और मान लीजिए किसी के पास ये सब है ही नहीं, ठीक है,
आप तो पढ़े लिखे हैं, अगर मान लीजिए आपके पास ये सब चीजें घर पे हैं और आपने चेक कर ली, जनरली लोगों के पास ये सब नहीं होता जी, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, आपने अपने जो भी रिश्तेदार या मरीज जो भी आपका बीमार है, आपने उसको उठाया, जब आप एक टैप करके देखिए, आंटी अंकल आप ठीक हो, मान लीजिए वो मरीज बता ही नहीं पा रहा मुझे तकलीफ है, आप देख रहे हैं कि वो विजिबली ठीक नहीं लग रहा, उस केस में आपको इंतजार नहीं करना, जल्दी से रश करना है हॉस्पिटल। उसकी आप ब्रीदिंग देखेंगे कुछ एबनॉर्मेलिटी लग रही है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है। तो इन दिनों में कैंसर इतना बढ़ रहा है, तो कहीं बचा जा सकता है इससे? जी, आजकल आपको शायद पता हो कि आजकल क्या है, जैसे फीमेल्स के लिए HPV वैक्सीन जो कि बहुत 3 अवस्था में ही लगनी स्टार्ट हो सकती, जैसे 9 ईयर्स से गर्ल्स को बाहर की कंट्रीज में ये वैक्सीन जो है मैंडेटरी है, जो कि हर गर्ल को लगती है। लेकिन इंडिया में तो नहीं लगी है। इंडिया में उसका प्रचलन लेकिन अब स्टार्ट हो गया है। उसके लिए अवेयरनेस कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। इवन जो वैक्सीन की कीमत है उस कीमत को भी कम करके बहुत सारे कैंप्स लगते हैं। और वो HPV वैक्सीन जो है उसके लिए बहुत अभी स्कूल्स में भी हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उसके लिए जैसे गर्ल्स के लिए सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, वो 3 कैंसर से बचाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच जाएगा, लेकिन प्रिवेंशन है, दीज आर कॉल्ड प्रिवेंशंस। उनके मतलब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें बहुत शानदार जानकारी दी आज। थैंक यू सो मच।